सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले अच्छी खबर के और अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच का कहना है कि हुकूमत को कारोबार ईद से पहले ही खोल देना चाहिए था। कहते हैं कि ताजरों का बहुत नुकसान हो गया है जिसे पूरा करने में महीनों लगेंगे। ईद से पहले अगर 5 दिन खोल लेते तो ताजर खुशहाल हो जाता। अब खोल दिया, ठीक है, अब तो इन्होंने खोलना भी था, लेकिन फेर आए दुरुस्त है, लेकिन ताजरों का अच्छा नुकसान हो गया है। ये जो पिछले 5 दिन गुजरे हैं, हालांकि कोरोना कोई नहीं था, कोरोना नीचे जा रहा था, लेकिन ताजर को एक दफा बिल्कुल ही ईद से पहले कमजोर कर दिया है। अब उसको महीनों लगेंगे। कारोबार तो उन्होंने खोलना था, अब छुट्टियां भी खत्म कर दी है, लेकिन आप आके देखें मार्केटों की जो हालत है, आज कोई खरीदार नहीं हमारे पास। ठीक है, खोल दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हुकूमत के पता नहीं क्या मजबूरियां होंगी जो इतना कारोबार हमारा बंद रखा है, लेकिन हमें इस बात का जरूर शदीद नाराजगी सरकार से जरूर है कि ईद से 5 दिन पहले कारोबार इन्होंने बंद रखा, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। अब वो नुकसान 4 दिनों का नुकसान 4 महीनों में जाके शायद पूरा हो, लेकिन वो भी मुझे नहीं लग रहा है। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढेरी का कहना है कि हुकूमत ने अच्छा फैसला कर दिया। अब अवाम SOPs पर अमल को यकीनी बनाएं। कारोबार चलने से ही मुल्क का फायदा होगा। बहुत जबरदस्त है, ये हमारी आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमारी इकनॉमी भी अब राइट डायरेक्शन पे जा चुकी थी। लेकिन छोटे दुकानदार, रेस्टोरेंट है, हेयर कटर है और ये होटल वगैरह का बिजनेस काफी सफर कर रहा था, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जब देखा कि राइट डिसीजन लेने का टाइम आ गया तो उन्होंने राइट डिसीजन लिया। लेकिन साथ में उन्होंने कहा आपको SOP पे अमल करना होगा। तो मैं समझता हूँ अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो गवर्नमेंट की जिससे कमिटमेंट है उसको ऑनर करें, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज भी जारी रख सकें। जो हमारी इनकम रुकी हुई थी वो भी जारी हो जाए, और लॉकडाउन के हवाले से हमने जो कमिटमेंट दी है वो भी ऑनर हो। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है, क्योंकि कोरोना अब काफी उसके फिगर्स नीचे आ रहे हैं और ये इंडिकेशन हो चुकी है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान से कोरोना खत्म हो चुका है। लेकिन खुदा न ख्वास अगर हमसे कोई गलती हुई तो ये फिर वापस आ सकता है। तो बिलाखिर खोलने और कारोबार का पहिया चलाने का ऐलान कर दिया है। इस पर अवाम क्या कहते हैं आप भी देखिए। अच्छा हुआ है, ये फैसला पहले होना चाहिए था। इस टाइम पे जो है बहुत अच्छे टाइम पे हुआ है। एक तो लोगों के कारोबार भी खुल जाएंगे, लोगों के जो माशी हालात है वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा फैसला है और हम इसकी तायद करते हैं कि ऐसे फैसले लेने चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अब कोरोना भी काफ़ी हद तक डाउन हो गया है। मामूल के मुताबिक तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, ये खोलना फ़िलहाल तो गलत है। चाहेंगे भी कोई ना कोई बीमार होगा, किसी न किसी घर में कोई ना कोई ट्रेजेडी होगी, तो मामूल के हिसाब से तो नहीं आएगी। भी फर्क पड़ेगा उसमें। शादी हॉल खुल जाएंगे तो जो बेरोजगार थे उन लोग के लिए जो है वो सहूलत हो जाएगी, काम वाम उनको मिल जाएगा। बेहतरी आएगी ना, काम खोलेगा, लोग का रोजगार पे आएंगे। सब बेरोजगार हैं, लोग परेशान हाल हैं, ना कोई काम करने दे रहे हैं। जो जी इमरान खान ने जो फैसला भी किया, लॉकडाउन खोला, वो बहुत अच्छा किया, काम किया। और गरीबों के लिए काम बंद था, वो उनकी रोज़ी खुल गई है। तो हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। लॉकडाउन जो हुकूमत ने खोला है बड़ा अच्छा फैसला किया है, और पार्क खुल जाएंगे, होटल खुल जाएंगे। गरीब लोगों को काम कारोबार करने के लिए ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया, और ये इनको फैसला मेरे ख्याल से काफ़ी पहले कर देना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है कि लॉकडाउन 10 तारीख से ख़त्म हो रहा है और हमें खुशी है। तो कराची में मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। नेशनल हाईवे से गुलशन हदीद जाने वाले रास्ते पर पानी खड़ा होने से गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मोहसिन सियाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। मोहसिन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर? मलीर के इलाके गुलशन हदीद के पास बारिशों का जो है वो चौथा स्पेल, जिसका महकमा मौसमियात ने जो है आगाही दी थी, आज शाम से जो है उस चौथे स्पेल ने जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ उसमें मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि सामने ही बिल्कुल नेशनल हाईवे है, जहाँ से ट्रैफिक का जो है वो गुजर हो रहा है। और यहाँ पे गुलशन हदीद का रास्ता है जिस पे तकरीबन घुटनों तक जो है वो पानी खड़ा हो चुका है, और गाड़ियों की आमदरफ्त में
بہت ہی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہاں کی جو ہے الیکٹرک والوں کی طرف سے لائٹ کو بند کر دیا گیا ہے. آج دن بھر موسم جو ہے وہ بہت جو ہے گرم اور خشک، بارش کے ہوتے ہی موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے، تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے محسن، بہت شکریہ آپ کا. کراچی میں بارش کا پانی سڑکوں پر کھڑا ہو گیا ہے. شارع فیصل، نرسری، کارساز روڈ پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. 3 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے مگر شہری ٹریفک میں پھنسے ہیں. یہاں پر کیا صورتحال ہے جانیں گے ہمارے نمائندے سمر عباس سے. سمر، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، دیکھیں شہر کے مختلف علاقوں میں آج بارش کے بعد جو ہے بدترین صورتحال رہی ہے. اگر بات کی جائے شارع فیصل، نرسری اور کارساز کی، تو یہاں پہ پانی جو ہے بارش کا وہ کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 3 گھنٹے سے زائد ہو گئے شہری سڑکوں پر رل گئے ہیں. اگر بات کی جائے نیپا چرنگی اور اسی طرح دیگر علاقوں کی، تو ان علاقوں میں بھی شہری پریشان ہیں. ناتا خان اور ملیر جو ہے شارع فیصل جو کنیکٹ کر رہا ہے، یہ روڈ بدترین جو ہے وہ ٹریفک جام رہی ہے اور درجنوں موٹر سائیکلیں خراب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور شدید بارش برسانے والا سسٹم بھارت سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے. محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ کئی علاقوں میں اب بھی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شدید بارش برسانے والا سسٹم بھارت سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے اور مزید بارشوں کی بھی توقع ہے. مزید بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حالات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں. کراچی میں زیر تعمیر غیر قانونی تعمیرات منہدم کرنے اور مخدوش عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی تعمیرات کا جائزہ لیا گیا. کراچی میں زیر تعمیر غیر قانونی تعمیرات منہدم کرنے اور مخدوش عمارتوں کو فوری طور پر خالی کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں غیر قانونی تعمیرات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. اور حیدرآباد میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے. بارش کے باعث شہر کے کئی علاقوں سے بجلی غائب ہو گئی ہے. پھلیلی سب ڈویژن، لطیف آباد، الیاس آباد سب ڈویژن سمیت کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں. حیدرآباد میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے جبکہ کئی علاقے بجلی سے بھی محروم ہو گئے ہیں. براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے جس سے بلاول بھٹو زرداری اظہار خیال کر رہے ہیں. پارٹی کا وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال کے لیے جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم لڑیں گے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اپنا ملک نہ صرف کیس لڑتا تھا مگر عالمی طاقتوں کو جواب دیتے تھے، ان کا قرارداد کو پھاڑ دیتے تھے. آج کا حکومت خوش ہو جاتا ہے تقریر کر کے، لیکن پھر ان کا ہر بات مان جاتے ہیں اور اس لیے آج تک یہ اس الزام سے اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے. یہ نہ صرف پاکستان کی اپوزیشن کا الزام ہے، یہ پاکستان کی عوام کا الزام ہے، یہ کشمیریوں کا الزام ہے کہ کشمیر پہ سودا ہو چکا ہے اور یہ حکومت اس میں ملوث ہے. یہ میرا الزام نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا کردار سے، حکومت اپنا کام سے، حکومت اپنا ڈپلومیٹک جدوجہد سے، اپنا قانون سازی سے یہ بات کا جواب دے. لیکن 1 سال گزر چکا ہے جب سے نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا قبضہ کر لیا ہے. آج تک پاکستان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے؟ کیا ہوا اس بات کا کہ ہم نے ہر جمعہ باہر نکلنا تھا اور سڑک پہ کھڑا ہونا تھا اور احتجاج کرنا تھا؟ 1 سال میں ہم وہ نہیں کر سکے. جناب چیئرمین، انہوں نے کشمیر کا ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش کی ہے، کشمیر کے مسلمانوں کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. جو جبر ماضی میں ہوا ہے اس سے آج آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اور حکومت پاکستان کا جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ 1 منٹ سائلنس ہوگا. کشمیر ہائی وے اب سری نگر ہائی وے ہوگا. ہم ایک میپ کے نقشے میں اب تبدیلی لے کر آئیں گے.
क्या इस हाउस इस बात पे एग्री हो सकता है कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के कारकर्दगी, हुकूमत पाकिस्तान का कारकर्दगी से मुतमिन है? नहीं जनाब स्पीकर, कश्मीर के अवाम मुतमिन नहीं है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आपका किरदार से मुतमिन नहीं है। आजाद कश्मीर का अवाम आपका किरदार से मुतमिन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम आपका किरदार से मुतमिन नहीं है। एक साल बाद हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब को ख्याल आया कि हमें मीटिंग बुलाना चाहिए था। एक साल बाद ओआईसी के किरदार पे हमारा वजीर खारजा साहब पे एतराजात आया है। आज हमें जवाब देना चाहिए कि हुकूमत ने हमारे जो दोस्त ममालिक है जो कश्मीर के मुश्किल वक्त में कश्मीर के साथ दिए हैं, चाहे वो टर्की हो या मलेशिया हो, इस हुकूमत ने उनका बेइज्जती क्यों किया? इस हुकूमत ने इस मुल्क का बेइज्जती क्यों किया? एक दावत पे बुलाया गया, आपका काम हो रहा था, कश्मीर का काम हो रहा था, कश्मीर का बात हो रहा था, और इनका वजीर आजम डर गए। जेके पहले एक आमिर होता था, एक फोन कॉल पे डर जाता था, तो फिर ये कठपुतली वजीर आजम भी एक फोन कॉल पे डर गया, उस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं गया, और एक साल तक हमें यही बता रहा है कि घबराना नहीं है, लड़ भी नहीं सकते हैं और कश्मीर आजाद होगा। आप इस पॉलिसी से मुतमिन हो सकते हो, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जिन्होंने खून दिए हैं, जिन्होंने जिद्दोजहद किए हैं इस कॉज के लिए, हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। जनाब स्पीकर, आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते हो कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का जो पॉलिसी है मोदी के हवाले से, वो क्यों हमेशा तब्दील होता जाता है? Why do we keep changing our stance? कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहा। अगर कंसिस्टेंसी रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस में रहा है। जब से मोदी ने यह हुकूमत संभाला है इंडिया में, उसका पहला हुकूमत में और दूसरा हुकूमत में हमारा मौकिफ एक रहा है, और आज तक वही है कि नरेंद्र मोदी कोई वाजपेयी नहीं है, कोई वाजपेयी नहीं है, कोई मनमोहन सिंह नहीं है, ये आरएसएस का पैदावार है, ये बुचर ऑफ गुजरात है और आज बुचर ऑफ कश्मीर है। हमने पिछले हुकूमत से भी एतराज किया, इस हुकूमत से भी एतराज करते हैं कि आपका पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को बंद करो। ये क्या बात है कि पुलवामा के बाद भी वजीर आजम पाकिस्तान कहता है कि अगर मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। हर पाकिस्तानी चाहता है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की लड़ाई लड़े। जो भी मदद चाहिए हुकूमत को, पहले दिन से ऑपोजिशन देने को तैयार था, लेकिन जवाब क्या था हुकूमत से? मैंने पहले दिन पे ऐलान किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब विटनेस है, जब ये हमला हुआ था 1 साल पहले, कि हम साथ मिल के जाके ईद नमाज पढ़ेंगे कश्मीर। जी हमने पढ़ी है। उस रात पहले आपने क्या किया? अपने मोदी की नकल की। जैसे मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने ऑपोजिशन का गिरफ्तार किया, यहां तक के ऑपोजिशन के खवातीन को भी गिरफ्तार किया, यही हुकूमत ने वो नकल की। मरियम शरीफ साहिबा को, फरियाल तालपुर साहिबा को नो क्रॉस टॉक प्लीज गिरफ्तार किया गया, और जो यूनिटी का पैगाम था उन्होंने खराब कर दिया। और आज भी जॉइंट सेशन ऑफ पाकिस्तान हो रहा है, यूनाइटेड रेजोल्यूशन पास हुआ है, वजीर आजम तो है ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान यहां होता, वो अपना ही करारदाद पढ़ता, उससे ज्यादा मजबूत पैगाम जाता। पिछले जो वो ये फॉरेन ऑफिस ने अच्छा ब्रीफिंग रखा सबके लिए, बड़ा अच्छा। इससे बेहतर होता अगर फॉरेन ऑफिस में नहीं, वजीर आजम हाउस में ब्रीफिंग होता।
आज नहीं, 1 साल पहले होता, हम सबको एक लाइन में खड़े कर देते। लेकिन हमारा वजीर आजम सिर्फ अपना जमात का वजीर आजम रहने में खुश है, सिर्फ फेसबुक और ट्विटर का वजीर आजम रहने में खुश है, इस मुल्क का क़ियादत करने को तैयार नहीं। और जहां तक कश्मीर कॉज है, ये जो मर्जी बात करते रहे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, हर कश्मीरी को पता है कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया। अब इनको इस इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा, और इनके बातों से इस इल्जाम का जवाब नहीं बनेगा, इनका किरदार से इनका बातों का जवाब बनेगा। मैं इसी पॉइंट पे आपका तवज्जो फाटफ की तरफ ले आना चाह रहा हूं। पाकिस्तान को फाटफ पिक अमल क्यों करने पे मजबूर है? यह किसी आलमी साजिश की वजह से नहीं, यह हमारा अपना रियासत की कारकर्दगी की वजह से, हमारा अपना किरदार की वजह से। ऑर्डर प्लीज। अगर हमारा, आप जितना मर्जी कानून साजी कर ले, आप जितना मर्जी कानून साजी फाटफ यूएन बाकी सबको खुश करने के लिए कर ले, जब तक आपके नाक के नीचे एहसान जैसे दहशतगर्द भाग सकते हैं, जब तक वजीर आजम पाकिस्तान उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्द को शहीद करार देगा, तब तक कोई आपका बात नहीं मानेगा। आप ग्रे लिस्ट पे रहेंगे, ब्लैक लिस्ट के रहेंगे, और पाकिस्तान के अवाम का मसाइल का हल नहीं निकलेगा। जो हमारा रिस्पेक्टेबल मेंबर फ्रॉम मुल्तान ने कहा था कि हम खान साहब जनाब। जी 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 बिलावल साहब, थैंक यू। जो हमारा वजीर खारजा ने कहा है कि ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा है, हमने इस बात पे नहीं कहा कि वो किसी जंग लड़ने को तैयार नहीं था। वो हर जंग में बुज़दिल रहा है, चाहे उसको दहशतगर्दों को इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ता है तो उनके खिलाफ बयान तक देने को तैयार नहीं। मकबूजा कश्मीर पे तारीखी हमला होता है और हमारा वजीर आजम का पहला रिएक्शन है जंग नहीं हो सकता। क्या मतलब जंग नहीं हो सकता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक पुरअमन जमात रहा है, एक पैसिफिस्ट जमात रहा है, लेकिन एक रेड लाइन होता है, एक रेड लाइन होता है, और अगस्त 5 के बाद हमने नहीं, मोदी ने वो रेड लाइन क्रॉस किया है। पाकिस्तान को हर ऑप्शन को टेबल पे रखना चाहिए, मोदी के आंखों में आंखें दिखाना चाहिए। आप एक दिन नहीं कह सकते हो कि काश ये इलेक्शन जीत ले, और दूसरे दिन कौन आपका बात मानेगा कि ये एक नया हिटलर है, ये नाज़ीइज्म चल रहा है। आपका कश्मीर पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक तरफ से हम लड़ रहे हैं, एक तरफ से हम कहते हैं बात करने को तैयार भी नहीं है। अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान आपने अभी 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 कश्मीर डे पे, ये कश्मीर के एक दिन पे इनका ट्रेड को इजाजत नहीं दी। आपका मौकिफ की इनकंसिस्टेंसी क्यों है? ये मेरा एक जायज सवाल है जिसका एक सीरियस जवाब बनता है। जहां तक ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, मैं इस हाउस के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। फाटिफ ने क्या मांगा हमसे? फाटिफ ने कहा कि एक स्टैंड अलोन बिल होना चाहिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, वो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मदद करने के लिए। हमने क्या किया? पाकिस्तान ने करने की कोशिश क्या किया? इस हाउस में इन्होंने जबरदस्ती ये कानून नेशनल असेंबली से पास करवाया, ना हमें डिबेट करने दिया, ना कमेटी का इनपुट करने दिया, क्या ना तजवीज देने दिया। उस बिल में जो ये बिल का ओरिजिनल फॉर्म था, हर पाकिस्तानी का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। जो फाटिफ आपसे मांग भी नहीं रहे थे वो भी आप देने को तैयार थे। मैं मुस्लिम लीग नवाज के जो नुमाइंदे थे, अपने जमात का फारूक नाइक साहब, शहरी नमान साहिबा साहब, और हुकूमत का आई डोंट नो एवरीबडी उनका डेलीगेशन में कौन था, लेकिन फारूक नसीम साहब, मैं उनका वाकई शुक्रगुजार हूं कि अपना ईद का छुट्टी छोड़ के इन्होंने दिन रात मेहनत की। हमारे जो
अमेंडमेंट्स थे हुकूमत ने ज्यादातर एक्सेप्ट किए थे। वो अमेंडमेंट्स क्या थे जनाब स्पीकर? हुकूमत का ओरिजिनल बिल में अगर आपने एविडेंस शेयर करना था या किसी अक्यूज्ड को यहां से किसी और मुल्क को बेचना था, तो एक वर्बल बात पे, वर्बल इंस्ट्रक्शन पे ये हुकूमत ये काम करने को तैयार था। ऑपोजिशन का तजवीज, ऑपोजिशन का अमेंडमेंट कि हमें एक अगर रिटन एग्रीमेंट हो तो फिर इस किस्म का काम में हम इंगेज कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये एक पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन है जिसने इस हमारे मुताबिक ब्लैक एक थोड़ा इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मौका दिया। लॉ के मुताबिक ऑपोजिशन के एक और अमेंडमेंट क्या है, हमने पार्लियामेंट की ओवरसाइट का एक पोर्शन डाला है ताकि नेशनल असेंबली और सेनेट को मौका मिले हर 6 महीने बाद उनको रिपोर्ट पेश हो। और इतना अहम इशू को जहां आप तय कर रहे हो कि पाकिस्तान का सिटीजन या हमारा कोई एविडेंस किसी और मुल्क को अगर चाहे, अगर आपने कोऑपरेट भी करना है, हमने अपने अवाम का, अपना शहरी को इंसानी हकूक और जुडिशल प्रोसेस को गारंटी करना है। और वो इसलिए जनाब स्पीकर कि इस हुकूमत की अगर बदनीयती नहीं है तो हमने माजी में ये देखा है, हमने माजी में देखा है कि कैसे एक आमिर ने पाकिस्तान की शहरियों को बेचा है अमेरिका को पैसा के लिए, पाकिस्तान के अवाम को गुंटानामो में और पता नहीं कहां कहां लापता किया है। और जब आप इस किस्म की कानून साजी कर रहे हो तो आपने अपने अवाम का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ये हाउस नहीं करेगा, अगर हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस ये काम नहीं करेगा तो कौन उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा? मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत सही रवैया अपनाते, ऑपोजिशन के साथ मिलके आखिरी दिनों में नहीं लेकिन शुरू दिन से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अपनाते हुए हमारा इनपुट लेते, तो इससे भी बेहतर बिल हमारे सामने होता। अब 7 या 8 बिल्स रहते हैं जो फाटिफ के मुताबिक है। मैं इस हाउस में आप सबके सामने वाजे करना चाहता हूं, जहां तक फाटिफ है, जहां तक नेशनल एक्शन प्लान है, जहां तक दहशतगर्दी है, जहां तक इंतहा पसंदी है, मेरा जमात का एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है। हम वही पॉलिसी को आगे लेके चल रहे हैं और इस पे अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना मुल्क के मसाइल हल करने के लिए वो करने को तैयार है, आज से तैयार है। लेकिन हम सिर्फ उतना करने को तैयार है जो फाटिफ की रिक्वायरमेंट है। हम फाटिफ के आड़ में, ये फाटिफ के नाम से इनको आमिराना ताकत देने को तैयार नहीं है। जैसे इन्होंने इकोनॉमिक टेररिज्म का बिल इस फाटिफ को इस्तेमाल में पेश करने की कोशिश किया, इस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को इनके जो गलत कोशिशें हैं कामयाब नहीं होने देंगे। ये ना सिर्फ आपको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और फैटिफ का मसला को कॉम्प्लिकेट करते हैं, मगर आपके लिए लीगल मसाइल खड़े कर देते हैं जो हमारे पाकिस्तान की अदालत में भी चैलेंज हो सकता है। जनाब स्पीकर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, मैं हैरान हूं, शिमला की बात की है। आज इस नेशनल असेंबली में अगर शिमला एग्रीमेंट की क्रिटिसिज्म हो रहा है तो मेरा फर्ज है कि मैं इनको समझाऊं कि शिमला के नतीजा में क्या हुआ। किसने आपको पाकिस्तान की हारी हुई जमीन वापस दिलवाया? किसने आपको 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाए? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। आप तो एक कैदी नहीं रवा सके। जनाब स्पीकर, याह्या खान ने ईस्ट पाकिस्तान खोया था। अगर किसी ने तारीख का सबक प्लीज सीखना नो है, क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। जी बिलावल साहब। जनाब स्पीकर, अगेन ये इनकंसिस्टेंसी का बात आ जाता है। आज तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि कुलभूषण यादव के लिए जो ये ऑर्डिनेंस और कानून साजी कर रहे हैं वो हमारे सवालात का जवाब क्यों नहीं दे सकते? आप
पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऑर्डिनेंस का टाइम फ्रेम होता है, चेयरमैन साहब आपको भी पता है सेनेट से, हमारे लिए भी वो इस टाइम फ्रेम के दरमियान आपने एक काम करना है। उस टाइम फ्रेम के दरमियान ये ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया, ये ऑर्डिनेंस आपका हाउस से और इस हाउस से छुपाया गया। ये क्लेम करते हैं कि आईसीजे का रिक्वायरमेंट, चलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट की रिक्वायरमेंट, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट का रिक्वायरमेंट आपको ऑर्डिनेंस से तो फुलफिल हो जाता है। इस बात का जवाब दे कि ऑर्डिनेंस तो आप लेकर आ रहे हो, साथ साथ इमरान खान का हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कह रहा है वो कुलभूषण को वकील दो। अब ये हमें बता रहे हैं कि हम कश्मीर के सफीर हैं, असल में ये कुलभूषण के वकील हैं। जनाब स्पीकर, फाटफ हो या कश्मीर हो, दहशतगर्दी हो या कश्मीर के अवाम का आजादी के बाद हो, मुनाफिकत से ये मसले हल नहीं होंगे। हम अपने अवाम से भी सच्चे, हमें अपने अवाम से भी सच्चा होना पड़ेंगे और कश्मीर के अवाम से भी सच्चा होना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का इनका हुकूमत आने से पहले ये मौक़िफ़ था कि हमारा नारा कश्मीर का नारा राय शुमारी, राय शुमारी। और आज भी हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि जो हुकूमत का कश्मीर पॉलिसी है, जो हुकूमत का नैरेटिव है, कश्मीर नैरेटिव है, उसका सबसे पहले पॉइंट यही होना चाहिए और ये कश्मीर के अवाम का भी मुतालबा है। ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप मान ले या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जेन्युइनली मैं समझता हूँ कि इस फ्रंट पे हमारा हुकूमत का जो जोर है वो कम फोकस दे रहे हैं। जो ये बुनियादी कि कश्मीर का फैसला ना दिल्ली ना इस्लामाबाद करेगा, कश्मीर के अवाम करेंगे और पाकिस्तान के अवाम उनके शाना बचाना खड़े रहेंगे। हमारा वजीर खारजा कहता है कि, एंड आई एम सॉरी, ये कहता है कि पूरा कश्मीर इनकी तरफ देख, दिल्ली की तरफ नहीं देख रहे, इनकी तरफ देख रहे। अफसोस के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तानी होते हुए मुझे अफसोस के साथ ये मैं कह रहा हूं आपको कि कश्मीर के अवाम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। कश्मीर के अवाम आपके किरदार से मायूस हो चुके हैं और अगर हमने, पाकिस्तान ने एक नया नेशनलिस्ट मूवमेंट का मुकाबला करना है जो कश्मीर में उभर रहा है, अगर हमने ये मोदी का जुल्म का जवाब देना है तो हमें मिलकर जवाब देना पड़ेगा, इस मुनाफिकत को छोड़ना पड़ेगा, तब भी हम उनके उम्मीदों पे पूरा उतर सकते हैं। और वो जो वादा, वो जो ख्वाब हमने कश्मीर के अवाम को दिखाया था, एक जमहूरी पाकिस्तान का, मुस्लिम जमहूरी, इस्लामी जमहूरी पार्लियामेंटी पाकिस्तान का, जो कायदे आजम का वादा था, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का वादा था, वो वादा हमें पूरा करना है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के अवाम ये फैसला करे, अपना राय शुमारी में ये फैसला करे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो फिर हमने वो पाकिस्तान बनाना है, वो पाकिस्तान बनाना है जो हमने उनसे वादा किया, जहां हर पाकिस्तानी का इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहां हर पाकिस्तानी का जमहूरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहां हर पाकिस्तानी को मुआशी सतह पर बराबरी के मौके मिले। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे आपका इंसानी हकूक हो, चाहे आपका जमहूरी हकूक हो, आप उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं। हमने कश्मीर के अवाम के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ना है और जब तक हम अपना घर को सीधा नहीं करते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो या हमारे जमहूरी इश्यूज हो, हमारा केस कमजोर होगा। हम ये केस लड़ते हैं, हम बैनुल अक़वामी दुनिया में जाके ये केस लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे जनाब चेयरमैन, मगर इस केस को लड़ने के लिए हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत अपना किरदार अदा करे। मैं कैसे जवाब दे दूं जब कश्मीर के अवाम हमसे सवाल पूछते हैं कि आपका वजीर आजम कहाँ है? इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कोविड से पहले कश्मीर में टूट पड़ा, आपने ना ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात की, आपने ना उनके जो हेल्थ सप्लाईज की सहूलियात है वो पहुंचाने की कोशिश की। अब फिर ग्लोबल पैंडेमिक आया, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। रेड क्रॉस को कहते, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को कहते कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाते, आप आके कश्मीर के अवाम का सेहत और जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ करें। उस मौका को भी हमने खो दिया।
यूनाइटेड नेशंस का हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब बार बार जिक्र करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में जो आपका कारकर्दगी है, ना पाकिस्तान के अवाम ना कश्मीर के अवाम उससे मुतमिन है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो कश्मीर का पॉलिसी हो वो कश्मीर के अवाम बनाए। अगर आपने उनसे पूछा तक नहीं कि आपने कश्मीर का वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आप बराह रास्त देख रहे थे।